हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सेस गाइडेंस पॉइंट यूट्यूब चैनल। नर्सेस गाइडेंस पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो काफ़ी खास होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग एक नई वैकेंसी के बारे में जानने वाले हैं। और ये जो वैकेंसी निकल कर आई है ये बीएसएफ की तरफ से निकल कर आई है। ओके, बीएसएफ मतलब क्या होता है दोस्तों? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ओके, तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में एसआई स्टाफ नर्स मतलब सब इंस्पेक्टर की पोस्ट रहती है स्टाफ नर्स के लिए। ओके, सब इंस्पेक्टर का कैडर दिया जाता है स्टाफ नर्स पोस्ट के लिए। ओके, सो इसी पोस्ट के रिगार्डिंग जो कुछ आपकी डिटेल इंफॉर्मेशन होने वाली है इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग आपकी इस पोस्ट के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या हो सकता है, आपका पे लेवल क्या हो सकता है, लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन क्या होने वाला है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, ऑनलाइन डिटेल एडवर्टाइजमेंट। ओके, ऑनलाइन डिटेल एडवर्टाइजमेंट किस पोस्ट के लिए? ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम eligible and interested male and female Indian citizen for appointment for filling up the under mentioned vacancies in group B and C combatized non-gazetted post in the border security force paramedical staff through online mode only for vacancy year 2024। ओके, तो देखिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में जो पैरामेडिकल स्टाफ है उसमें हमारा स्टाफ नर्स का भी इंक्लूजन है। ओके, इस पोस्ट के लिए मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो देखिए ग्रुप बी पोस्ट में हमारा स्टाफ नर्स आता है। ओके, स्टाफ नर्स के लिए कौन सा क्राइटेरिया दिया गया है यहाँ पर? एसआई मतलब क्या हो जाता है दोस्तों? सब इंस्पेक्टर। तो सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स के लिए कौन सा है? सब इंस्पेक्टर का नाम दिया जाता है। तो नेम ऑफ पोस्ट क्या होगी हमारी? स्टाफ नर्स सब इंस्पेक्टर। तो इसमें वैकेंसीज कितनी है? टोटल वैकेंसीज हो गई हमारी 14 वैकेंसीज है, जिसमें यूआर कैंडिडेट जो अनरिजर्व कैंडिडेट या फिर ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 4 वैकेंसीज है, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 3 वैकेंसीज है, ओबीसी के लिए 4 वैकेंसीज है, जो कैंडिडेट एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको 2 वैकेंसीज दी गई है, और एसटी कैटेगरीज के लिए 1 वैकेंसी है। ऐसी टोटल 14 वैकेंसीज है। ओके, जिसमें रिमार्क में क्या दिया गया है? इंक्लूडिंग 10% ऑफ द वैकेंसीज फॉर एक्स सर्विसमैन। इसमें से जो 10% वैकेंसीज रहेगी मतलब 1.4 एक वैकेंसी जो रहेगी वो एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व रहेगी। ओके, और ये हमारा पे स्केल क्या होने वाला है? इसमें पे लेवल 6 होने वाला है, जिसमें 35,400 से लेकर 1,12,400 तक ये पे स्केल होती है। तो दोस्तों जो बीएसएफ जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की यहाँ पर सैलरी लागू रहेगी लेकिन लेवल P6 रहेगा। ओके, तो पे लेवल क्या रहेगा? 6 लेवल रहेगा। तो 6 लेवल के अकॉर्डिंग अगर आपकी सैलरी कुछ पर्क्स वगैरह मिलाकर आपकी सैलरी अगर कैलकुलेट करते तो ये अराउंड आपकी 65 to 70,000 सैलरी हो जाती है। ओके, सो बाकी जो है ये ग्रुप सी के लिए है, हम लोग स्पेशली स्टाफ नर्स के लिए देखने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर कुछ नोट दी गई है। नोट में क्या लिखा गया है? द एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। ओके, आपको एप्लीकेशन कैसे फिल करना है? ऑनलाइन ही फिल करना है। द लास्ट डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ द एप्लीकेशन विल बी 30 days from the date of publication of the advertisement in the employment newspaper. The crucial date for determining the age limit shall be closing date of the receipt of application। तो जो लास्ट डेट क्या, क्रूशियल डेट क्या रहेगी? जो आपके लास्ट डेट रहेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने का मतलब क्रूशियल डेट रहेगी। आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, एज क्राइटेरिया है, वो सभी कंसिडर करने के लिए। ओके, फिर उसके बाद में है वैकेंसीज आर सब्जेक्ट टू चेंज। ओके, वैकेंसी चेंज हो सकती है, में इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है, वो सभी राइट्स बीएसएफ की तरफ रिजर्व है। फिर उसके बाद में दिया गया है दोस्तों, एनी अमेंडमेंट इन नोटिस विल बी पब्लिश्ड ऑन द वेबसाइट। कुछ अगर चेंजेस होते हैं तो बीएसएफ की वेबसाइट पर पब्लिश किया जाएगा। कैंडिडेट्स इन देयर ओन इंटरेस्ट आर रिक्वेस्टेड टू लॉग ऑन recruitment.bsf.gov.in ऑन रेगुलरली फॉर अपडेट्स। ओके, 10% वैकेंसीज आर रिजर्व्ड फॉर एक सर्विसमैन। जो कुछ नई अपडेट रहेंगी उसके लिए आपको ये वाली वेबसाइट पर रेगुलरली विजिट करना होगा। ओके, फिर उसके बाद में है नेशनैलिटी। नेशनैलिटी कौन सी चाहिए? यहाँ पर दोस्तों इंडियन नेशनैलिटी के जो पर्सन है वही यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद में डिस्क्वालिफिकेशन। तो डिस्क्वालिफिकेशन का जो क्राइटेरिया है दोस्तों आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद में है इलिजिबिलिटी कंडीशन। तो कौन सी कंडीशन में आपको इलिजिबल किया जाएगा? ओके, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो स्टाफ नर्स की जो एसआई की जो पोस्ट है, सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है, उसके लिए आपके पास में 10+2 और इक्विवेलेंट चाहिए। साथ ही में दोस्तों आपके पास में डिग्री या फिर डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग प्रोग्राम, या फिर एक तो आपके पास में जीएनएम होना चाहिए या फिर
बीएससी नर्सिंग होना चाहिए मिनिमम, इसके ऊपर का कुछ भी रहा तो भी चलता है। और उसके साथ में आपके पास में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी होना कंपलसरी है। ओके, जो आपकी स्टेट नर्सिंग काउंसिल है या फिर आईएनसी का अगर आपके पास में रजिस्ट्रेशन है वो भी एक्सेप्टेबल रहेगा। और यहाँ पर डिज़ायरेबल है, डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस है, ये दोस्तों कंपलसरी नहीं है, डिज़ायरेबल है। अगर ये एक्सपीरियंस नहीं भी होगा तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, फिर आगे देखते हैं दोस्तों। नोट दी गई है, कैंडिडेट नॉट इन पोजीशन ऑफ द रिक्विसाइट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन टेक्निकल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और अपेयरिंग इन द एग्जामिनेशन अवेटिंग रिजल्ट नीड नॉट टू अप्लाई। अगर आपके पास में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन टेक्निकल एक्सपीरियंस अगर कुछ नहीं है या फिर आप अवेटेड कैंडिडेट्स है तो आपको अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जाएगा। ओके, फिर उसके बाद में दोस्तों हम लोग एज लिमिट की बात करते हैं। ओके, तो उसमें जो एसआई की जो पोस्ट है मतलब स्टाफ नर्स की, ओके, तो स्टाफ नर्स के लिए जो एज लिमिट क्या दी गई है 21 टू 30 ईयर्स तक। ओके, 30 ईयर्स तक आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन जो एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एज रिलैक्सेशन लागू रहेगा, उसके लिए हम लोग आगे देखने वाले हैं। लेकिन ये 30 ईयर्स का क्राइटेरिया किसको रहेगा दोस्तों? जो कैंडिडेट्स अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और जिनका एज 30 ईयर्स है वही कैंडिडेट्स यहाँ पे भर सकते हैं। बिलो 30 ईयर्स है वही कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मोर देन 30 ईयर्स अगर आपकी एज है और आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पर फॉर्म नहीं भर सकते। ओके, सो आगे देखते हैं। यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया गया है। एज रिलैक्सेशन में देखिए, अगर आप एससी या फिर एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, मतलब 30 + 5 35 ईयर्स तक आप फॉर्म भर सकते हैं। ओबीसी से अगर बिलोंग करते हैं तो 30 + 3 30 ईयर्स 33 ईयर्स तक फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर एक सर्विसमैन के लिए एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। इवन जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स है जो बीएसएफ में ऑलरेडी वर्किंग है, अगर वो कैंडिडेट यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 40 ईयर्स तक फॉर्म भर सकते हैं। एससी एसटी है तो 45 ईयर्स तक फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप विडो या फिर डिवोर्स्ड वुमन है या फिर सेपरेटेड है तो उसके लिए भी एज रिलैक्सेशन दिया गया है। यूआर ओबीसी और एसटी के लिए दिया गया है। यूआर कैंडिडेट 35 ईयर्स तक भर सकते हैं, ओबीसी कैंडिडेट 38 और एससी एसटी 40 ईयर्स तक भर सकते हैं। और देखिए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, फॉर ग्रुप बी पोस्ट ओनली, दैट इज स्टाफ नर्स, गवर्नमेंट सर्वेंट who have rendered not less than 3 years regular and continuous service as on closing date। अगर आप कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट में कंटिन्यूस 3 ईयर से आप अगर वर्किंग है तो वो कंडीशन में भी आपको एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 30 + 5 35 ईयर्स तक हो जाएगा। तो ओबीसी कैंडिडेट्स 38 ईयर तक भर सकते हैं और एससी एसटी कैंडिडेट 40 ईयर्स तक फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप कंटिन्यूस सर्विस में है तभी ये एज रिलैक्सेशन अवेल कर सकते हैं। फिर उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर कुछ नोट दी गई है। ओके, तो एज ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ डेट ऑफ बर्थ एज रिकॉर्डेड इन देयर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। तो आपका जो एज जो कैसे कंसिडर किया जाएगा, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन है आपके मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के, उसी के अकॉर्डिंग आपका एज डिसाइड किया जाएगा। फिर उसके बाद में है प्रिस्क्राइब फॉर्मेट ऑफ द सर्टिफिकेट फॉर रिजर्व कैटेगरीज आर अटैच एज पर एनेक्सर बी फॉर एससी एसटी। देखिए एससी एसटी अगर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका जो एससी एसटी का सर्टिफिकेट है वो एनेक्सर बी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, और ओबीसी से अगर बिलोंग करते हैं तो आपका सर्टिफिकेट एनेक्सर सी एंड C1 के अकॉर्डिंग होना चाहिए। फिर उसके बाद में दोस्तों रिलैक्सेशन ऑफ रिस्पेक्टिव कैटेगरी विल बी गिवन इन दोज केसेस वेयर वैकेंसीज आर अवेलेबल इन द रिस्पेक्टिव कैटेगरी फॉर द अप्लाइड पोस्ट। देखिए दोस्तों, रिलैक्सेशन कब दिया जाएगा? अगर आपकी पोस्ट में वैकेंट होगी, पोस्ट अगर वैकेंट होगी तभी दिया जाएगा, अदरवाइज आपको अनरिजर्व्ड कंसिडर किया जाएगा। लेकिन अगर आप वैकेंसी मैट्रिक्स देखते हैं तो उसमें सभी कैटेगरी के लिए कुछ ना कुछ वैकेंसी है तो आपको रिलैक्सेशन मिलेगा ही मिलेगा। ओके, फिर उसके बाद में अ पर्सन सीकिंग अपॉइंटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिजर्वेशन ओबीसी मस्ट इंश्योर दैट पजेस कास्ट कम्युनिटी सर्टिफिकेट एंड डज नॉट फॉल इन क्रीमिलियर। ओके, तो आप अगर ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आप क्रीमिलियर नहीं होना चाहिए, उसके लिए आपके पास में एनसीएल होना कंपलसरी है। ओके, नॉन क्रीमिलियर होना कंपलसरी है। फिर उसके बाद में है द एवरी कैंडिडेट सीकिंग रिजर्वेशन एज ओबीसी इज रिक्वायर्ड टू सबमिट सर्टिफिकेट इन फॉर्मेट एनेक्सर सी। अगर ओबीसी से बिलोंग करते तो फॉर्मेट सी आपको सबमिट करना है और C1 भी आपको सबमिट करना है। ओके, एज रिलैक्सेशन के लिए। फिर उसके बाद में है अगर आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इनकम एंड असेट सर्टिफिकेट एज पर एनेक्सर डी आपको सबमिट करना पड़ेगा। ओके, फिर उसके बाद में दोस्तों फिर यहाँ पर आप फिजिकल स्टैंडर्ड्स देख सकते हैं। तो कोई भी पोस्ट रहे, SI की जो स्टाफ नर्स, ASI
लैब टेक्नीशियन, एएसआई, फिजियोथेरापिस्ट रहे, सभी के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड्स लागू रहेंगे। ओके, तो फिजिकल स्टैंडर्ड्स में बेसिकली आपकी हाइट अगर मेल कैंडिडेट है तो 165 सेंटीमीटर रहना चाहिए मिनिमम, और अगर फीमेल कैंडिडेट्स है तो 150 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए। फिर उसके बाद में है चेस्ट। ओके, तो चेस्ट का जो है वो सिर्फ मेल के लिए क्राइटेरिया लागू है, जिसमें अनएक्सपेंडेड चेस्ट। ओके, तो अनएक्सपेंडेड आपकी 76 सेंटीमीटर होना चाहिए। फिर उसके बाद में मिनिमम 5 सेंटीमीटर का एक्सपांशन होना चाहिए, और मिनिमम कितनी होनी चाहिए, एक्सपेंडेड चेस्ट आपकी 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। फीमेल के लिए ये क्राइटेरिया लागू नहीं रहेगा। फिर उसके बाद में है दोस्तों वेट क्राइटेरिया, मेल के लिए करस्पॉन्डिंग टू ए हाइट और फीमेल के लिए भी करस्पॉन्डिंग टू हाइट का क्राइटेरिया दिया गया है। तो ये हाइट का क्राइटेरिया कैसे समझना है दोस्तों, इसके लिए ये आर्मी का मैनुअल है, यहाँ पर आप आर्मी का मैनुअल दे सकते हैं। ओके, तो ये आर्मी के मैनुअल में एक टेबल दिया गया है, तो ये टेबल आपको देखना पड़ेगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर आपको टेबल देखने को दिखाई दे रहा होगा। तो ये टेबल क्या है दोस्तों, वेट स्टैंडर्ड्स का टेबल है। ओके, तो ये यहाँ पर हाइट सेंटीमीटर दी गई है और उसका मिनिमम वेट का भी क्राइटेरिया दिया गया है। तो ये आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। ओके, तो फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे क्या दिया गया है, मेडिकल स्टैंडर्ड्स। तो मेडिकल स्टैंडर्ड्स में आपकी आई साइट देखी जाएगी, उसमें विजुअल एक्यूटी चेक की जाएगी। साथ ही में दोस्तों आपका इशिहारा टेस्ट भी होगा, मतलब कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट भी होगा। द कैंडिडेट मस्ट नॉट हैव नॉक नीज, आपके नॉक नीज नहीं होना चाहिए, फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, वेरिकोज वेन नहीं होना चाहिए, या फिर स्क्विंट इन आइज भी नहीं होना चाहिए। ओके, और आपका जो कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट भी होने वाला है, इशियारा टेस्ट होने वाला है। ओके, फिर उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर मस्ट क्वालिफाई फिजिकल स्टैंडर्ड्स, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, पीएसटी, पीईटी और रिटर्न टेस्ट, तीनों भी टेस्ट आपको पास करना है। ओके, फिर उसके बाद में दोस्तों आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ओके, तो मेडिकल एग्जामिनेशन जो 20 मई 2015 का जो सर्कुलर आया था एमएचए का, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का, उसी के अकॉर्डिंग आपका मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा। ओके, फिर उसके बाद में दोस्तों अगर आपके हाथ पे वगैरह टैटू है या फिर आपके शरीर पे कहीं पर भी टैटू है तो उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई है, तो वो इंस्ट्रक्शन आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद में दोस्तों ऑन कंप्लीशन ऑफ डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन। ओके, अगर आपका डीएमई कंप्लीट हो जाता है और डीएमई में आप अनफिट अगर हो जाते हैं तो आपको फिर से एक बार चांस दिया जाएगा रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, आरएमई के लिए फिर से एक बार आपको चांस मिलेगा। ओके, तो आरएमई के लिए अगर आपको अपेयर होना है तो आपको एनेक्सर ई फिल करके देना पड़ेगा। ओके, उसका अंडरटेकिंग आपको देना पड़ेगा, और अंडरटेकिंग देने के बाद में फिर से आपको आरएमई के लिए एलिजिबल किया जाएगा और आरएमई के लिए आप फिर से अपेयर हो सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद में है प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स। ओके, तो देखिए दोस्तों क्या दिया गया है इसमें, कैंडिडेट्स हु विश टू कंसिडर अगेंस्ट द वैकेंसीज रिजर्व्ड और सीक एज रिलैक्सेशन मस्ट सबमिट रिक्विसाइड सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट when such certificate are sought by the concerned selection board at the time of document verification। ओके, अगर आप ईडब्ल्यूएस एससी एसटी कैटेगरी से, ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आप अगर एज रिलैक्सेशन क्लेम करते हैं तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का जो सर्टिफिकेट रहेगा वो सर्टिफिकेट आपको प्रेजेंट करना होगा। उस सर्टिफिकेट का जो बोर्ड रहेगा वो बोर्ड उसका एग्जामिन करेगा। अगर वो एग्जामिनेशन में वो सर्टिफिकेट फॉल्स निकलता है तो उस कंडीशन में आपको अनरिजर्व कैटेगरी में आपको इंक्लूड किया जाएगा, अनरिजर्व कैंडिडेट्स आपको ट्रीट किया जाएगा। ओके, फिर आगे देखते हैं, नोट दी गई है, कैंडिडेट्स आर वार्न्ड दैट दे will be permanently debarred from the examination conducted by BSF in case they fraudulently claim EWS SC ST OBC। अगर SC ST OBC का अगर आप fraudulently क्लेम करते हैं तो आपको कंप्लीटली डिबार्ड किया जाएगा। ओके, BSF की तरफ से। फिर उसके बाद में दोस्तों द कैंडिडेट्स विल शुड नोट दैट द डेट ऑफ बर्थ as recorded in the matriculation secondary examination certificate or an equivalent certificate available on the closing date of submission application will be accepted for determining the age, and no subsequent request for change will be considered or granted। ओके, फिर उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर दी गई कि आपका एग्जाम कैसे होने वाला है। फेज 1 में आपका क्या रहेगा, आपका रिटर्न एग्जामिनेशन रहेगा। रिटर्न एग्जामिनेशन आपका ऑफलाइन रहेगा दोस्तों। यहाँ पर एग्जामिनेशन कैसा रहेगा, ऑफलाइन रहेगा। ओएमआर शीट पे आपका एग्जाम रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। ओके, तो सिलेबस क्या है इसके लिए, जो आप अगर एसआई स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो सिलेबस क्या रहेगा, पार्ट 1 में आपको जनरल नॉलेज और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड दिया जाएगा, पार्ट 2 में ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी दिया जाएगा,
जो पार्ट 1 है वो 25 मार्क्स का है, पार्ट 2 आपका 25 मार्क्स का है, और पार्ट 3 जो है वो प्रोफेशनल रहेगा। उसमें मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, हेल्थ इलनेस, फिर उसके बाद में नर्सिंग केयर एंड पर्सन, प्रेगनेंसी एंड लेबर, मिडवाइफरी, ये सब कुछ मिला के आपके 50 मार्क्स हो जाएंगे। और ये ऊपर के 25 प्लस 25 प्लस 50, तो ये एग्जाम कितने मार्क्स का रहेगा आपका? 100 मार्क्स का एग्जाम रहेगा, रिटर्न एग्जामिनेशन। जैसे ही आप रिटर्न एग्जामिनेशन क्वालिफाई करते हैं तो क्वालिफिकेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मिनिमम, अब अगर आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो आपको मिनिमम 45% मार्क्स लेना ही पड़ेगा। अगर आप एससी या फिर एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 40% मार्क्स लेना ही पड़ेगा। उसके बाद में आप क्वालिफाई हो पाएंगे। ओके, क्वालिफाई होने के बाद में दोस्तों, द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाइड इन रिटर्न एग्जामिनेशन विल बी रेस्ट्रिक्टेड मैक्सिमम 6 टाइम्स। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या बोला है आपको? 6 टाइम। जो इसी की आपकी 14 वैकेंसीज है, 14 इंटू 6 करते हैं, जो कुछ नंबर आता है, ओके, तो वो नंबर की अकॉर्डिंग ही आपको, मतलब टोटल 84 लोगों को ही बाकी की जो फर्दर प्रोसीजर रहेगी उसके लिए इनवाइट किया जाएगा या फिर बुलाया जाएगा। ओके, मतलब पीएसटी, पीईटी या फिर डॉक्यूमेंटेशन के लिए बुलाया जाएगा। ओके, appearing in second phase of examination, that is PST, PET, documentation and medical examination, there will be no re-evaluation of the answer sheet। आपके आंसर शीट का री एवेल्यूशन होता नहीं है, होगा नहीं। फिर उसके बाद में देखिए दोस्तों, ये जो इंस्ट्रक्शन है आप पढ़ सकते हैं, फिर ये वाली भी इंस्ट्रक्शन आप पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके। फिर उसके बाद में दोस्तों सेकंड फेज ऑफ एग्जामिनेशन, सेकंड फेज ऑफ एग्जामिनेशन में आपका पीएसटी, पीईटी, फिर उसके बाद में डॉक्यूमेंटेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ओके, तो मेडिकल एग्जामिनेशन या फिर पीएसटी कब होने वाला है आपका? उसके लिए आपको ईमेल, मैसेज या फिर बीएसएफ की वेबसाइट पे इन्फॉर्म किया जाएगा। तो आपको रेगुलरली बीएसएफ की वेबसाइट विजिट करना होगा। द स्टेज ऑफ सेकेंड फेज एग्जामिनेशन विल बी एज अंडर। तो सेकेंड फेज में क्या क्या इंक्लूड रहेगा? एक पीएसटी रहेगा। पीएसटी मतलब क्या होता है? फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपका यहाँ पर जो वेट है, चेस्ट है, हाइट है, वो कंसिडर किया जाएगा। हाइट, चेस्ट एंड वेट कंसिडर किया जाएगा। फिर उसके बाद में अगर वो पीएसटी आप पास कर लेते हैं, फिर उसके बाद में आपका पीईटी होने वाला है। पीईटी में देखिए दोस्तों, यहाँ पर रनिंग, लॉन्ग जंपिंग और हाई जंपिंग तीनों यहाँ पर इंक्लूजन है। मेल अगर कैंडिडेट है तो उसके लिए 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में कंप्लीट करना है रनिंग। ओके, और फीमेल्स के लिए 800 मीटर 5 मिनट में कंप्लीट करना है। और अगर लॉन्ग जंप की बात करते हैं मेल कैंडिडेट्स के लिए 11 फीट की लॉन्ग जंप है और 3 चांस दिए जाएंगे। फीमेल के लिए 8 फीट की लॉन्ग जंप है और 3 चांस दिए जाएंगे। हाई जंप की अगर बात करते हैं तो 3.5 फीट की हाई जंप करना है, आपको 3 चांस दिए जाएंगे। अगर फीमेल कैंडिडेट है तो 2.5 फीट आपको जंप करना है और आपको 3 चांस दिए जाएंगे। ओके, फिर उसके बाद में है अ वुमन कैंडिडेट हु एज रिजल्ट ऑफ टेस्ट इज फाउंड टू बी प्रेग्नेंट। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्रेग्नेंट वुमन के लिए भी यहाँ पर कुछ विल बी डिक्लेयर्ड टेम्परली अनफिट, आपको अनफिट, टेम्परली अनफिट किया जाएगा। लेकिन एंड हर अपॉइंटमेंट हेल्ड इन अबेंस अनटिल द कन्फाइनमेंट इज ओवर। जैसे आपका प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाएगा तो आपको उसके बाद में पीईटी के लिए फिर से बुलाया जाएगा। लेकिन देखिए, द वैकेंसी अगेंस्ट द विच अ वुमन कैंडिडेट वॉज सिलेक्टेड शुड बी केप्ट रिजर्व। उसके लिए वो वैकेंसी रिजर्व रहेगी। शुड बी री एग्जामिनेड फॉर द फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट। तो पीईटी के लिए को बुलाया जाएगा, लेकिन कब? 6 वीक्स आफ्टर द डेट ऑफ कन्फाइनमेंट। जैसी प्रेगनेंसी आपकी कंप्लीट हो जाती है उसके 6 वीक बाद आपको बुलाया जाएगा। ओके, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट के लिए। लेकिन उसके लिए आपको आपका जो रजिस्टर्ड फिटनेस, उसके लिए आपको मेडिकल फिटनेस लेकर जाना जरूरी है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की तरफ से। में आपको ओरिजिनल टेस्टिमोनियल्स या फिर सर्टिफिकेट्स लेकर जाना है। कैंडिडेट्स विल बी चेक टू कंफर्म एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स एट द सेंटर। इफ द कैंडिडेट डज नॉट प्रोड्यूस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लाइक एज प्रूफ, एजुकेशनल, टेक्निकल क्वालिफिकेशन, कास्ट सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट शाल बी डिस्क्वालिफाइड। ओके, तो सभी डॉक्यूमेंट्स आपको कंपलसरीली लेकर जाना है। फिर उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपका डीएमई होगा। डीएमई मतलब डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन। अगर डिटेल एग्जामिनेशन में पास होते हैं तो गुड है, फिर अगर नहीं अगर होते हैं तो आपके लिए फिर से एक बार चांस दिया जाएगा। रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसके लिए आपको एनेक्सर ई का जो फॉर्मेट है वो भर के देना पड़ेगा। तो डली साइन, तो यहाँ पर क्या बोला है? द कंसेंट फॉर री मेडिकल एग्जामिनेशन एज पर एनेक्सर ई डली साइंड बाय द कैंडिडेट शुड बी सबमिटेड विद इन द 24 आवर्स ही शी इज इन्फॉर्म ऑफ हीज और हर अनफिटनेस टू एमई। मेडिकल एग्जामिनेशन में अगर आप अनफिट डिक्लेयर करते हैं तो उसके जस्ट 24 आवर्स के बीच में आपको वो फॉर्मेट भर के देना है रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन का एनेक्सर 3। ओके, फिर उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर
ड्रॉवल ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट। तो फाइनल मेरिट लिस्ट जो रहेगी वो कैसी रहेगी, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द मेडिकल एग्जामिनेशन पोस्ट वाइज एंड कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन सेपरेटली ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स सिक्योर्ड बाय द कैंडिडेट्स इन द रिटन एग्जामिनेशन। ओके, तो आपका मेरिट लिस्ट कैसे प्रिपेयर होगा, जो आपका रिटन एग्जामिनेशन रहेगा उसी के अकॉर्डिंग आपका मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगा। अगर आपका टाई हो जाता है तो टाई के लिए यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया किया है। ट्राई ब्रेकर के लिए मार्क्स इन रिटन एग्जामिनेशन, जिसके मार्क्स ज़्यादा रहेंगे उसको ऊपर रखा जाएगा। फिर अगर दोनों के मार्क्स सेम रहते तो डेट ऑफ बर्थ, जिसका डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा है मतलब जो एज से बड़ा है उसको ऊपर रखा जाएगा। फिर उसके बाद में अगर वहाँ पे भी टाई रिजॉल्व नहीं होता है तो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर, जिसका आप जैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर, जिसका अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर पहले रहेगा उसको बुलाया जाएगा। ओके, फिर उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हाउ टू अप्लाई, आपको अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई कैसे करना है, ऑनलाइन मोड से अप्लाई करना है। कब अप्लाई कर सकते हैं, 19/5/2024 से लेकर 17/6/2024 तक अप्लाई कर सकते हैं। ओके, रात के 12 बजे तक। ओके, तो देखिए अप्लाई कहाँ पे करना है, recruitment.bsf.gov.in ये वाली वेबसाइट पर आपको अप्लाई करना है। फिर उसके बाद में दोस्तों अप्लीकेशन फीस एंड मोड ऑफ पेमेंट, तो अप्लीकेशन फीस कितनी रहेगी, 200 रुपीज़ रहेगी फॉर कौन सी पोस्ट के लिए, एसआई की पोस्ट के लिए। लेकिन ये जो फीस रहेगी वो आपको ऑनलाइन मोड से कर सकते हैं। ओके, ऑनलाइन मोड से कर सकते हैं, एक तो नेट बैंकिंग से, क्रेडिट डेबिट कार्ड से, या फिर नियरेस्ट ऑथोराइज कॉमन सर्विस सेंटर से कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर आप वुमन कैंडिडेट है या फिर SC ST है या फिर BSF में वर्किंग है या फिर एक्स सर्विसमैन है तो आपको एग्जामिनेशन फीस का एग्जम्पशन मिला है, आपको कोई भी किसी भी प्रकार की एग्जामिनेशन फीस पे नहीं करना है। ओके, तो ऑनलाइन पे करना है फीस आपको। फिर उसके बाद में है दोस्तों यहाँ पर रिक्रूटमेंट सेंटर, तो आपका रिक्रूटमेंट सेंटर कहाँ रहेगा, टोटल रिक्रूटमेंट सेंटर्स कितने, 14, श्रीनगर, जम्मू, जालंधर, गांधीनगर, जोधपुर, कोलकाता, सिलचर, शिलोंग, अगरतला, हजारीबाग, इंदौर, दिल्ली, फिर उसके बाद में बेंगलोर, टेकनपुर, ये ऐसे आपको 14 सेंटर्स अवेलेबल है, यहाँ पर आपका एग्जाम रहेगा। ओके, फिर उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दी गई है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि आपको बिफोर अप्लाइंग पूरा जो BSF का नोटिफिकेशन, आपको जो स्क्रीन पे नोटिफिकेशन दिख रहा है वो पूरा नोटिफिकेशन डिटेल में पढ़ना है। फिर उसके बाद में जो अगर SC सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ है तो आपका मिनिमम 3 साल की सर्विस होना कंपलसरी है, और आपको आपके जो जहाँ पर करंटली वर्किंग है वहाँ से सर्टिफिकेट भी लेना कंपलसरी है कि आप वहाँ पर वर्किंग है। ओके, फिर बाकी के इंस्ट्रक्शन है वो आप पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर NOC, आपको NOC, अगर आप BSF में वर्किंग है तो आपको NOC लाना ही है। साथ ही में दोस्तों अगर आप बाकी कोई भी इंस्टीट्यूट में वर्किंग है एज अ परमानेंट एम्प्लॉय, ओके, परमानेंट एम्प्लॉय अगर आप यहाँ पर वर्किंग है तभी भी वो कंडीशन में आपको NOC लेकर आना है। ओके, फिर उसके बाद में दोस्तों ये इंस्ट्रक्शन जो है आप वो पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके। इवन दोस्तों PDF जो है ये हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी अवेलेबल है, तो टेलीग्राम चैनल से लिंक होकर आप ये PDF डाउनलोड करके भी ये इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं। ओके, और यहाँ पर देखते हैं हम लोग नीचे जैसे जाते हैं तो यहाँ पर कुछ कैसे फॉर्म, ऑनलाइन फॉर्म फिल किया जाता है तो उसकी इंस्ट्रक्शन है, कहाँ से फिल करना है आपको, recruitment.bsf.gov.in। तो ये प्रोसीजर है, तो ये प्रोसीजर देख के भी आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सर्टिफिकेशन दिया गया है, एनेक्सर बी दिया गया है। एनेक्सर बी किसके लिए लागू रहेगा, SC ST के लिए। आपका जो SC ST का सर्टिफिकेट रहेगा इस फॉर्मेट में रहना चाहिए। ओके, फिर अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इस प्रकार का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। एनेक्सर C आपको सबमिट करना पड़ेगा, इस प्रकार का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप नॉन क्रीमिलियर से बिलोंग करते हैं तो ये एनेक्सर C1 देना पड़ेगा आपको, ये डिक्लेरेशन भर के देना पड़ेगा। अगर आप दोस्तों EWS कैंडिडेट है तो EWS के लिए ये वाला एनेक्सर D है। ओके, फिर उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर एनेक्सर E है, अगर आपका डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन में अगर आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं और आपको अगर RME के लिए अप्लाई करना है, ओके, रिवाइज्ड मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए अगर अप्लाई करना है तो एनेक्सर E फिल करके देना पड़ेगा। ओके, तो इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों। ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही में दोस्तों अगर आपकी क्वेरीज होगी वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों ये अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करो। साथ ही में दोस्तों नर्सेस गाइडेंस पॉइंट यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करो। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। ओके, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।